हेलो गाइस, दिस इज़ भरत एंड वेलकम टू माय चैनल भरत क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के बारे में। वैसे काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी कि इसमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होते हैं, मिनिमम कट ऑफ्स होती हैं एंड स्टफ। बट आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत कम लोगों को पता है। ठीक, पहली तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि मैंने खुद जेआरएफ क्वालिफाई किया है और उससे पहले 2 बार नेट क्वालिफाई किया है। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस कि मैंने किस हिसाब से प्रिपरेशन की और क्या-क्या मैंने ऐसी चीज़ें की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स थी, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स थे आप कह सकते हो, जो कि मैंने फॉलो किए और जो कि काफ़ी फ्रूटफुल थे। जैसा कि मैंने बताया कि जेआरएफ मेरा क्वालिफाई हो गया, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ से। आप सबको पता होगा नेट इज़ लाइक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जेआरएफ इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, सो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच? नेट बेटर है, जेआरएफ बेटर है, या क्या चीज़ है, वो मैं आज क्लियर करता हूँ यहाँ पे। सो एलिजिबिलिटी जो है नेट और जेआरएफ दोनों के लिए मिनिमम 55% होनी चाहिए आपके मास्टर्स में। और आपकी एज जो है जेआरएफ के लिए, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 28 साल से आपकी एज ज़्यादा है और आप जेआरएफ उतने ही मार्क्स लाते हैं जितने कि आपको जेआरएफ लाने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी आप नेट माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एज 28 साल से ज़्यादा है। और ये चीज़ मैं जनरल कैटेगरी वाले के लिए बता रहा हूँ। अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से हैं तो शायद उसमें कुछ रिलैक्सेशन होता है, बट उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है सिंस आई हैव क्वालिफाइड माय जेआरएफ फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ओके, सो अब ये देखते हैं कि नेट कैसे क्वालिफाई होता है। जैसे अम, इसे सपोज मैंने नेट क्वालिफाई किया लिंग्विस्टिक्स में। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी लिंग्विस्टिक्स का पेपर दिया उसमें जो टॉप 15% हैं वो नेट क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, इस टॉप 15% में भी जो कुछ ऊपर बचते हैं टॉप रैंकर्स, वो आपके जेआरएफ क्वालिफाइड माने जाते हैं। अब जेआरएफ और नेट में क्या डिफरेंस है? सी, नेट जो है आपका, वो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी देता है फॉर फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यानी कि आपने मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स के बाद आपको नेट क्वालिफाई करना ही होगा अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या एज अ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ बात आती है जेआरएफ का क्या फ़ायदा है। सी, जेआरएफ का ये फ़ायदा है कि अगर आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च करते टाइम आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपको फेलोशिप एडिशनल मिलती है। फेलोशिप इज़ अराउंड 25,000 पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा दूसरे अमाउंट जैसे एचआरए, कंटिजेंसी अमाउंट वगैरह वगैरह भी आपको मिलते हैं। नेट में वो चीज़ नहीं है। नेट में आपको स्कॉलरशिप मिलती है शायद, लेकिन बहुत कम मिलती है। तो जेआरएफ का एक बेनिफिट नेट के ऊपर ये है कि आपको फेलोशिप मिलती है थ्रू यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, अब तीसरी चीज़ ये है। ओके, सो वैलिडिटी, अगर हम बात करें, अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो वैलिडिटी नेट और जेआरएफ दोनों की 2 साल होती है। और ये जो 2 साल होते हैं काउंट होते हैं उस दिन से जिस दिन आपका रिजल्ट आता है। दैट मीन्स कि अगर आपने जुलाई में नेट या जेआरएफ का एग्जाम में आप अपियर हुए हैं और रिजल्ट नवंबर में आया है, तो ये 2 साल नवंबर के बाद काउंट होंगे। 2 साल निकल जाने के बाद आपका नेट और जेआरएफ पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए इनवैलिड हो जाता है। बट अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है उसके लिए, तो नेट और जेआरएफ दोनों की एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम की होती है। दैट मीन्स अगर आपने लाइफ में एक बार भी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है मास्टर्स के साथ, तो आप लाइफ में कभी भी एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि मास्टर्स सपोज जैसे 4 सेमेस्टर का होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका नेट है वो आपका 1 साल के बाद यानी 2 सेमेस्टर के बाद ही अगर आप नेट क्वालिफाई करें तो वो एलिजिबल होगा। मेरे साथ भी यही कन्फ्यूजन थी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने सेकंड सेमेस्टर में नेट क्वालिफाई कर लिया था, जो मेरा सबसे पहला नेट था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि क्या ये नेट जो है एलिजिबल है पीएचडी के लिए या नहीं है। सबने कहा कि देखो यार, जो नेट है
काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि जो नेट है वो आपको 1 साल के बाद करनी चाहिए। दैट मीन्स इट माइट बी इनवैलिड बिकॉज़ यू हैव क्वालिफाइड योर नेट बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर। सो वो इनवैलिड हो सकता है। तो आपको नेट जो है वो 3 या तीसरे या चौथे सेमेस्टर में क्वालिफाई करना होगा। बट गाइस ऐसा नहीं है। नेट जो है उस उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। सो अगर आप यहाँ से काउंट करो तो यहाँ पे फिर भी आपके पास 6 मंथ्स बचते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग योर एमए, जिसमें आप 2 साल के अंदर ही एडमिशन ले सकते हो, विच मीन्स कि योर नेट इज स्टिल वैलिड। अगर आप 4th सेमेस्टर कंप्लीट करके अपना मास्टर्स कंप्लीट करके 6 महीने के अंदर एडमिशन ले लेते हो इस नेट के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें केवल वैलिडिटी में केवल एक ही कॉन्सेप्ट आता है, वो ये कि आप जब अप्लाई करते हो पीएचडी के लिए तो वो आपका 2 साल के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाहर नेट या जेआरएफ वैलिड नहीं होगा। खैर उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड में भी मेरा नेट हो गया एंड फोर्थ में फाइनली जाके मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। सो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके गाइस, इस पार्ट में मैंने आपको बस इतना ही बताया कि जेआरएफ या नेट में क्या डिफरेंस है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या वैलिडिटीज़ एंड एलिजिबिलिटीज़ होती हैं इसकी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या ट्रिक लगाई और किस तरीके से मैंने पूरा कोर्स बनाया, किस तरीके से मैंने पूरी फाइल्स एंड डेटाबेस तैयार करा और उसको तैयार करके मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो कमेंट करें और प्लीज़ आगे की अपडेट्स के लिए, आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।